हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू फिक्स हेटेरोसिस। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको हेटेरोसिस क्या होता है और उसका जो थ्योरीज होता है, डोमिनेंस एंड ओवर डोमिनेंस थ्योरीज ऑफ हेटेरोसिस, वो सब के बारे में बात किए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेटेरोसिस को कैसे फिक्स करते हैं। देखो गाइस, प्रॉब्लम ये है कि हम दो वैरायटी में क्रॉसिंग करके हेटेरोसिस तो पा लिए, लेकिन हेटेरोसिस के बाद उसको फिक्स करना सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि हेटेरोसिस दिखाई देता है F1 में और हमें चाहिए जो ऐसे टाइप का प्लांट जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका वही क्वालिटी वही कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन रखे। लेकिन वो नहीं होता है F1 के केस में। उसके बाद F2 होता है जिसमें सेग्रीगेशन होके सारे जीन्स फिर से रिफॉर्म हो जाते हैं और मतलब न्यू स्पेसिस न्यू वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसका वो प्रीवियस वाला कैरेक्टर जो हमको चाहिए थी, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स, वो सब दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमको फिक्सेशन ऑफ हेटेरोसिस चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वेज होता है जिसके थ्रू हम हेटेरोसिस को फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब है प्रिंसिपल वेज टू फिक्स हेटेरोसिस: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस, बैलेंस्ड लेथल सिस्टम एंड पॉलीप्लॉइडी। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो तो आप सबको पता है। जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं उसको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले दो वैरायटी सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हेटेरोसिस करवाएंगे, मतलब क्रॉसिंग करके उसका F1 क्रिएट करेंगे। वो F1 जिसमें उसका डिजायरेबल जो हमको चाहिए वो सब कैरेक्टर शो करेगा। वहां पर हेटेरोसिस दिखाई दिया तो उसको हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। कैसे? उसका स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू। आपको तो पता है पोटैटो, सुगर केन, बनाना, ये सब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। तो उनके थ्रू हम रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्लोन्स बनाएंगे। तो इसके थ्रू ये जो हेटेरोसिस हुआ था ना F1 में, तो वो F1 वो हेटेरोसिस फिक्स होके उसका हर जेनरेशन को चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस ये होता है कि जिसमें सीड तो डेवलप करेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सीड डेवलप करेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो सीड कहाँ से आएगा? वो जो उसका मदर प्लांट है ना, तो उसी का कोई डिप्लॉयड सेल से वो जाइगोट फॉर्मेशन करेगा और सीड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो एपोमिक्सिस उसमें ऐसे क्या जाएगा कि अगर F1 प्लांट फॉर्म हो गया जिसमें हेटेरोसिस दिखाई दिया, तो उससे एपोमिक्सिस करके डायरेक्ट सीड फॉर्म कर देंगे और वही सीड को प्रोपागेट करेंगे। तो वो F1 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे सीड्स में और उसका जो नेक्स्ट जनरेशन जितना वो सीड को ग्रो करके हमें मिलेगा, तो उसमें भी उसी का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो एपोमिक्सिस के थ्रू हम हेटेरोसिस को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ याद रखना है कि उसका एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो एग्जाम्पल्स में कुछ फ्रूट प्लांट्स हो गया, जैसे कि साइट्रस फ्रूट, ब्लैकबेरीज, और कुछ ग्रास स्पेसीज में भी एपोमिक्सिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैलेंस लेथल सिस्टम। बैलेंस लेथल सिस्टम क्या होता है कि इसमें कुछ जो आते हैं F1 से सेग्रीगेट होके F2 आते हैं, तो कुछ होमोजाइगस फॉर्म होंगे, कुछ हेटेरोजाइगस भी फॉर्म होंगे। तो जो होमोजाइगस होते हैं तो वो सब उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। वो सब डिजेनरेट कर जाते हैं या फिर उनका डेथ हो जाता है। तो रहेगा कौन? सिर्फ हेटेरोजाइगस जो कि सिमिलर होता है F1 से। तो वो सब F1 से सिमिलर जो हेटेरोजाइगस होगा वही सभी सरवाइव कर जाता है। तो ये बैलेंस लेथल सिस्टम के द्वारा यहाँ पर जो F1 में हेटेरोसिस हुआ था, तो वही हेटेरोसिस मतलब हेटेरोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ऑफस्प्रिंग में भी दिखाई देगा, ठीक है। और ये लेथल सिस्टम कैसे क्यों होता है इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है इवनिंग प्राइमरोज, ठीक है। फिर आते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे।
देखिए, अगर एक प्लांट होता है जिसका प्लॉइड लेवल 2x हो गया और एक का 4x, तो उसका गैमेट क्या होगा? इसका होगा x एंड ये 4x का 2x। तो इसको क्रॉस करेंगे तो F1 जो आएगा वो उसका प्लॉइड लेवल 3x होगा, लेकिन 3x तो सरवाइव नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम क्रोमोजोम डबलिंग कर देंगे, तो वो हो गया 6x जो सरवाइव करेगा। तो पॉलीप्लॉइडी से हमको जो F1 होता है वो स्टेराइल होता है, लेकिन उसका डबलिंग करने से जो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पेसिस का क्रोमोजोम यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हेटेरोसिस शो करेगा। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है व्हीट और राय का क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्या क्या फैक्टर से जो हेटेरोसिस को अफेक्ट करता है, कहाँ पर ज्यादा हेटेरोसिस होगा, कहाँ पर कम हेटेरोसिस होगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट है मोड ऑफ पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसिस एंड सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसिस दोनों में हेटेरोसिस का अमाउंट डिफरेंट होगा। नॉर्मली ये देखा जाता है कि क्रॉस पॉलिनेटेड स्पेसिस में हेटेरोसिस ज्यादा होता है कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेटेड स्पेसिस। फिर आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंट्स। तो हम जब क्रॉसिंग करेंगे हेटेरोसिस के लिए तो दो पेरेंट्स लेंगे P1 एंड P2, उनको क्रॉस करेंगे तभी F1 आएगा जिसमें हम हेटेरोसिस देखेंगे हेटेरोसिस है कि नहीं। तो वो दो पेरेंट्स जो है P1 P2 वो क्लोजली रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर क्लोज रिलेटेड होंगे तो उनके बीच हेटेरोसिस कम दिखाई देगा, अगर वो डाइवर्सली रिलेटेड होंगे तो उनके बीच हेटेरोसिस ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है। उनका जो हेटेरोसिस है वो पेरेंटल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज तो करता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो फिर से वो उनका जो हेटेरोसिस होता है वो डिक्रीज करने लगता है विथ रेस्पेक्ट टू देयर पेरेंटल डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर जेनेटिक बेस ऑफ पेरेंट्स। तो वो जो पेरेंट्स दो थे P1 P2, कुछ वेराइटी ऐसा होता है जिनका जेनेटिक बेस बहुत लो होता है, नैरो जेनेटिक बेस जिसको बोलते हैं, और कुछ का ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है। तो हेटेरोसिस नॉर्मली जो ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है उनमें ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, फिर आते हैं एडेप्टेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स दो थे उनका एडेप्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा, अगर वो लोग वाइड रेंज में एडेप्टेबल होंगे तो उनका जो F1 होगा उसमें हेटेरोसिस ज्यादा दिखाई देगा कंपेयर टू जो लेस एडेप्टेबल वेराइटीज है उनसे। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि ये दो जो कैरेक्टर्स है, मतलब ये दो फैक्टर्स जो है ये दोनों इंटरलिंक्ड है। कैसे? जो एडेप्टेबिलिटी कैरेक्टर है वो जो ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है उन्हीं में ज्यादा शो करता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस। तो हेटेरोसिस को कैसे एस्टिमेट किया जाएगा? आप लोगों को तो पता है कि जैसे कि कैरेक्टर भी दो टाइप का होता है, एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव हो गया कलर, ये सब क्वालिटेटिव हो गया, और क्वांटिटेटिव हो गया कितना यील्ड आएगा। कुछ प्लांट्स का हाइट भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होता है, लेकिन मेंडेलियंस एक्सपेरिमेंट में जो पी था उसका हाइट भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर था। ऐसे ही तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव कैरेक्टर को मेजर करना पड़ता है। वैसे ही हेटेरोसिस को भी मेजर करना पड़ता है, कितना अमाउंट का हेटेरोसिस हुआ तो उसको एस्टिमेशन ऑफ हेटेरोसिस बोलते हैं। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है एवरेज हेटेरोसिस। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एस्टिमेट होता है मिड पेरेंट के बेसिस पर। अब मिड पेरेंट क्या है आइए देखते हैं। देखिए, हमने ये जो F1 क्रिएट करने के लिए P1 P2 दो पेरेंट्स लिए थे, तो मिड पेरेंट क्या होता है P1 प्लस P2 बाई 2, मतलब ये दो पेरेंट्स का एवरेज होता है मिड पेरेंट। ठीक है, तो मिड पेरेंट का वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब एवरेज हेटेरोसिस कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ये है उसका फॉर्मूला। एवरेज हेटेरोसिस होता है F1 माइनस मिड पेरेंट डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट इंटू 100।
यहाँ पर ये सब जगह में उसका वैल्यू लिखा जाएगा। जैसे कि F1 का यील्ड हो गया, अगर हम यील्ड कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं तो F1 का यील्ड हो गया यहाँ पर मिड पेरेंट का यील्ड, जो P1 P2 का एवरेज होता है वही। ऐसे ही आपको सारे कैरेक्टर के लिए करना है, मतलब जो आपको डिजायरेबल चाहिए उसके लिए, जिसके लिए हेटेरोसिस हो रहा है उसके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोबेल्टियोसिस। ये होता है, जो हेटेरोसिस होता है वो बेटर पेरेंट के कंपेयर में कितना हुआ है, ये बेटर पेरेंट से एस्टिमेट किया जाता है। तो बेटर पेरेंट कौन होता है, जो P1 P2 दो पेरेंट्स लिए थे उनमें से जो बेटर होगा। तो अगर ये 5 क्विंटल देता है यील्ड, ये 7 क्विंटल देता है, तो यहाँ पर बेटर पेरेंट है P2, तो यहाँ पर P2 को लिया जाएगा, ठीक है। तो हेटेरोबेल्टियोसिस कैसे निकलता है, F1 माइनस बेटर पेरेंट डिवाइडेड बाय बेटर पेरेंट इंटू 100, ओके। तो थर्ड आता है यूजफुल हेटेरोसिस। तो यूजफुल हेटेरोसिस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम पेरेंट्स से नहीं, एक कॉमर्शियल चेक वेराइटी जो ज्यादा पॉपुलर वेराइटी है उसको हम लेंगे, और F1 को उसके कंपेयर में कितना उसका ज्यादा यील्ड हुआ है, या फिर ज्यादा जो भी कैरेक्टर के लिए हम स्टडी कर रहे हैं वो कितना ज्यादा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम हेटेरोसिस कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे होता है, F1 माइनस कमर्शियल चेक डिवाइडेड बाय कमर्शियल चेक इंटू 100। यहाँ पर सब वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने हेटेरोबेल्टियोसिस को 2 बार लिख दिया था, सॉरी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।